नमस्कार, मैं तरुण कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपका विद्या भारती के इस YouTube चैनल पर। अपन कक्षा 12 की गणित पढ़ने जा रहे हैं और कक्षा 12 की गणित में जो आपकी प्रश्नावली 1 है फलन, उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। वैसे तो आप फलन कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत पहले उसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद अपन उससे आगे डिस्कस शुरू करते हैं। तो आपने कक्षा 11 में जो फलन पढ़ा था, तो फलन को बेसिक तौर पर अगर अपन परिभाषा देखें फलन की, तो फलन की परिभाषा में अपन अगर ये कह दें कि कोई एक समुच्चय है अपना ए के अवयव है ए बी सी और डी, और दूसरा समुच्चय है अपना बी, और बी के अवयव है ई एफ जी और एच आई। ये अपने पास ए और बी दो फलन दे रखे हैं और अपने को कहा गया है, दो समुच्चय दे रखे हैं और अपने को कहा गया है जो फलन f है वो a से b में परिभाषित है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि फलन क्या होगा। तो ये जो अपना समुच्चय a है, इसके अवयव ले लिए a b c d, और समुच्चय b है, इसके अवयव ले लिए e f g h i तक। अब यदि अपन ये कह दें कि a का प्रतिबिंब e है, b का f है, c का h है, d का i है, यानी कि जो अपना ये पहला समुच्चय है इसको अपन कहते हैं प्रांत, और ये हो गया इसका परिसर। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक यदि अपने पास प्रतिबिंब विद्यमान है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब यदि विद्यमान है, तो वह अपना फलन होगा। अब अगर अपन देखें कि आप बताइए कि क्या ये एक फलन है या नहीं है, तो ये अपन ने लिया 1 2 3 4, और इधर अपन ने ले लिया 1 4 9 16 25, और ये कह दिया ये 1। इस प्रकार अपन ने इसको परिभाषित कर दिया। तो अपन देखते हैं कि क्या ये अपना फलन है, तो ये फलन नहीं है। ये फलन क्यों नहीं है? इसका कारण है कि जो अपना प्रांत है इसका एक अवयव है अपने पास 3, और 3 के अपने को 2 प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं। तो अपने को परिसर में प्रांत के किसी भी अवयव के 2 प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होने चाहिए। यदि ये ऐसा होता कि इन 2 का एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो वो संभव है, लेकिन ये वाली शर्त है वो संभव नहीं है, इसलिए ये अपना फलन नहीं है। और यदि किन्हीं 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो वो फलन होगा। दूसरी बात, इसको आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि प्रांत में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। परिसर में खाली होगा कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, परिसर में खाली हो सकता है, लेकिन प्रांत में किसी भी अवयव का यदि प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है तो उसे अपन फलन नहीं कहेंगे। तो ये तो हुआ अपना फलन। अब इसके बाद फलन के बाद अपन देखते हैं, इससे पहले कि आप 1 या 2 क्वेश्चन देखिए कि आपको जांच करना है कि कौन सा फलन है और कौन सा फलन नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 ये हो गया A B C। एक ये है, दूसरा अपन इस प्रकार लेते हैं 1 2 3 और 1 2 3 4। एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं इस प्रकार कि A B C D, और यहां अपन ने ले लिया 1 2 और 3। अब बताइए क्या इनमें से कौन सा फलन है और कौन सा फलन नहीं है। तो यदि अपन बात करें इसमें, तो इन 2 अवयव का एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये फलन नहीं है। दूसरे को यदि अपन देखें तो इन सब के प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, और इन सब के यदि प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं तो ये अपना फलन है। इसके बाद अपन इसकी बात करें तो जो अपना प्रांत है, इस प्रांत में एक अवयव खाली आ गया, यानी इसका कोई प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है, और इसका यदि प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है तो ये भी फलन नहीं है। तो ये थी फलन की परिभाषा। अब इसके बाद आपने कक्षा 11 में फलन को और आगे भी पढ़ रखा है, तो उनके मैं मुख्य तौर पर आपको नाम बता देता हूं कि कौन से फलन थे। एक फलन था आपका वास्तविक फलन। वास्तविक फलन कौन सा होगा कि f(x), यहां पर अपने पास कोई मान आया x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R,
x है वो अपना r से बिलोंग करता है, कोई वास्तविक मान आना चाहिए, वो वास्तविक फलन था। इसके बाद एक तत्समक फलन भी था। तत्समक फलन क्या होता है? तत्समक फलन fx इक्वल्स टू c आया फॉर ऑल c एक अचर है, c अचर है और x बिलोंग करता है अपना r से। इस प्रकार के कुछ फलन थे अपने पास। इनके बाद अपन देखते हैं फलन में और क्या क्या परिभाषाएं अपने पास है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक एक की फलन की। तो यदि अपन एक एक की फलन को देखें तो एक एक की फलन क्या होगा? एक एक की फलन, एक एक की फलन का अर्थ यह है कि यदि अपने पास समुच्चय A और समुच्चय A के जो अवयव है वो है 1, 2 और 3, 4। एक समुच्चय है B, इसके अवयव है A, B, C, D और E। इस प्रकार अपने पास दो समुच्चय है A और B। जो अपना फलन f है वो इस प्रकार परिभाषित है A टू B में। अब देखिए ये अपने पास समुच्चय A है और ये अपने पास समुच्चय है B। यहाँ पर अपने पास है 1, 2, 3 और 4। इसमें अपने पास है A, B, C, D और E। अब यदि अपन एक एक की फलन की बात करें तो एक एक का अर्थ है एक का एक से संबंध। ये अपन ने संबंध बता दिया कि एक का जो प्रतिबिंब है वो A है। यदि कहा जाए A का पूर्व प्रतिबिंब क्या है तो A का पूर्व प्रतिबिंब 1 हो जाएगा। 2 का प्रतिबिंब है E, 3 का प्रतिबिंब है B, 4 का प्रतिबिंब है C और इन सब के ये पूर्व प्रतिबिंब है। एक का एक से संबंध है तो यह अपना एक एक की फलन हो गया। दूसरा अपन फलन देखते हैं एक एक के बाद आच्छादक। अब आच्छादक फलन क्या होगा? आच्छादक फलन होता है कि अपने पास जो समुच्चय B है इसमें कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, इनका भी कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब अपने पास होना चाहिए। तो अपन ने एक समुच्चय लिया A में है 1 से 5 तक और एक समुच्चय है B, इसमें है A से D तक। अब यदि अपन देखें तो इस समुच्चय के अंदर आच्छादक के लिए यदि अपन बात करें तो ये अपने पास प्रांत में A के अवयव और प्रांत में A के अवयव आ गए 1, 2, 3, 4 और 5। दूसरा अपना जो परिसर है, परिसर में अपन लिख लेते हैं A, B, C और D। अब फलन कब परिभाषित होगा? जब इन सब के प्रतिबिंब विद्यमान हो। और आच्छादक फलन कब परिभाषित होगा? जब परिसर के सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब अपने पास विद्यमान हो। तो एक का प्रतिबिंब A कह देते हैं, इसका ये हो गया, ये अपना आच्छादक फलन हो गया। इसके बाद आता है एक एक ही आच्छादक। एक एक ही आच्छादक क्या होगा? एक का एक से संबंध। एक का एक से संबंध तो यदि अपन इसको ये कह दें कि अपने पास दो समुच्चय है A, B, A में है 1 से 4 और B में है A से D तक। तो इसको अपन परिभाषित यदि करें एक एक ही और आच्छादक को, तो एक एक ही आच्छादक फलन अपने पास हो जाएगा A, B, C और D। इसका इससे संबंध है, सबका एक एक संबंध है, एक एक ही हो गया। आच्छादक, इसमें कोई भी खाली अवयव नहीं है तो आच्छादक हो गया। इसके बाद आता है अंतरछेपी। अंतरछेपी कौन सा होता है? अंतरछेपी फलन होता है जो फलन एक एक ही आच्छादक जो फलन आच्छादक नहीं होगा वो अंतरछेपी फलन होगा। यानी आच्छादक का विपरीत फलन जो होता है वो अंतरछेपी होता है। तो ये थी कक्षा 11 की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको अब 12वीं कक्षा में जरूरी है, जिनका थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। अब अपन देखते हैं कक्षा 12 में सर्वप्रथम क्या है। अब आता है संयुक्त फलन। अब ये संयुक्त फलन क्या है? संयुक्त फलन होगा, संयुक्त आपको वैसे नाम से ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिलेगा इसमें। तो इसमें इस प्रकार कहा गया है, एक संबंध है अपना F और F A से B में परिभाषित है। दूसरा संबंध है G, B से C में परिभाषित है। अब जो F है वो A से B में परिभाषित है और G है वो B से C में परिभाषित है। अर्थात इस प्रकार है, ये अपना A, ये B और ये C।
ये f और ये हो गया g। अब एक फलन अपने पास इस प्रकार परिभाषित होगा जो a से c में होगा, अर्थात ये वाला, इसे अपन संयुक्त फलन कहेंगे और इसको अपन लिखेंगे GOF x, यानी g में fx की जो वैल्यू आती है वो अपना संयुक्त फलन होगा। इसमें आपको एक बात पता रखनी है कि ये जो परिसर है इसका उपसमुच्चय ये वाला प्रांत होता है और इसका उपसमुच्चय ये वाला होता है। तो ये आपको पता रखना है क्योंकि क्वेश्चन में आता है कि जो फलन f है वो n से q में परिभाषित है, ये q से z में परिभाषित है, इस प्रकार लिखा हुआ आता है। तो आपको ये पता रखना है कि इसका उपसमुच्चय ये होता है और इसका उपसमुच्चय ये वाला होता है। अब संयुक्त फलन हो गए f o g और g o f, इनको अपन अब ज्ञात करते हैं क्वेश्चन के अनुसार कि अपन इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले एक दो इसके गुणधर्म है वो भी आपको पता होने चाहिए संयुक्त फलन के बारे में। संयुक्त फलन के गुणधर्म, तो पहला जो इनका गुणधर्म है, पहले गुणधर्म में कहा गया है कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। दूसरा जो है उसमें कहा गया है कि यह साहचर्य नियम का पालन करते हैं, साहचर्य नियम का पालन करते हैं। यानी कि अगर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते तो GOF है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा FOG के। विशेष परिस्थितियों में ये दोनों समान हो सकते हैं, मुख्यतया अधिकांश क्वेश्चन में दोनों आपको समान नहीं मिलेंगे। साहचर्य नियम का पालन करते हैं, अर्थात यदि अपन ज्ञात करें HOGOF और HOGOF, इस प्रकार यदि अपन ज्ञात करें तो ये इस नियम का पालन करते हैं और इन दोनों के मान समान आते हैं। अब अपन इसके संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है, अब अपन देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। अपने पास एक फलन है f जो r+ से r+ में यानी वास्तविक संख्याओं के धनात्मक समूह में परिभाषित है और दूसरा है g वो भी r+ से r+ में है। तो यहां पर अपन सबसे पहले इसको इस प्रकार देखें, ये अपना f और ये अपना g, इस प्रकार संबंध अपने को दिए गए हैं। जो f है वो किससे किस में परिभाषित है, r+ से r+ में, और g किससे किस में है, r+ से r+ में। तो ये इसका उपसमुच्चय है और ये इसका उपसमुच्चय हो सकता है। अब जब ये कंडीशन अपनी सही हो रही है तो अपन यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आप f और g इसको ज्ञात करेंगे, सॉरी GOF को ज्ञात करेंगे, तो GOF को ज्ञात करने के लिए ये अपन ने जांच किया। अब दूसरा, यदि अपन यहां पर f और g ज्ञात करते तो इसको किस प्रकार लिखते हैं उसको देखिए। पहले यदि अपने को f और g ज्ञात करना है तो यहां पर पहले g परिभाषित होगा और फिर अपना आएगा f, और ये भी r+ से r+ में है और ये भी r+ से, यानी ये दोनों परिभाषित है। इसको अपन कह देते हैं FOGX। अब देखिए यहां पर अपने को इस क्वेश्चन में FOG तथा GOF दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो यदि अपन पहले FOG की बात करें, FOGX, इसको किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, तो ये अपन ने लिखा F और यहां पर अपने पास आया GX। F और GX अर्थात F में GX की वैल्यू रखनी है। तो अपन देखते हैं ये अपना F और GX की वैल्यू क्या है। GX की वैल्यू है अपने पास e⁻x, तो ये अपन ने लिख दिया e⁻x। अब आपको क्या करना है, F में जहां भी x दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर ये वैल्यू रखनी है। तो F अपना ये है, इसके स्थान पर यदि अपन ये वैल्यू रखें तो देखिए अपने पास क्या आता है, e⁻x का स्क्वायर प्लस 1/e⁻x का होल स्क्वायर, ये बन गया e⁻2x प्लस 1/e⁻
2x, ये अपने पास एफ ओ जी आया। अब अपन देखते हैं जी ओ एफ एक्स। तो यदि अपन जी ओ एफ एक्स की बात करें तो g और एफ एक्स, ये अपना g और एफ एक्स क्या है अपने पास, एफ एक्स है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू का क्या करना है, जहां पर g में x है उसके स्थान पर वैल्यू रख देंगे। तो gx अपने पास क्या है, e की पावर x, और x के स्थान पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखिए ये अपना एफ ओ जी एक्स आया, एफ ओ जी एक्स, और ये अपना जी ओ एफ एक्स आया। क्या दोनों समान है, दोनों समान नहीं है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि एफ ओ जी एक्स इक्वल नहीं है जी ओ एफ एक्स के। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने पास है, एक फलन है a, समुच्चय a, जो इस प्रकार परिभाषित है कि a में मान है 1, 2 और 3। समुच्चय b है उसमें है 4 और 5, और समुच्चय c है उसमें है 7, 8 और 9। अब अपने को कहा गया है कि एक समुच्चय ABC F तो परिभाषित है A टू B में, और G परिभाषित है B टू C में। F परिभाषित है A से B में और G परिभाषित है B से C में, और इस प्रकार परिभाषित है कि F1 का मान है 4, F2 का मान भी है 4, और F3 का मान है, F3 का मान हो गया 5, तथा G4 का मान है 8, और G5 का मान है 9। यह अपने को इस प्रकार परिभाषित दिया गया है। तो अपने को GOF कैलकुलेट करना है कि GOFX क्या होगा। अब देखिए ये अपने को इतना मान दिया गया है, तो सबसे पहले अपन देखें F किससे किस में परिभाषित है, A से B में। अपन बात करते हैं GOFX की। तो GOFX इसको अपन किस प्रकार लिखेंगे, G of fx। अब देखिए आपको यहां पर करना क्या है, अपन इसके समुच्चय बनाएंगे, कुछ इस प्रकार वो बनेंगे। किस प्रकार बनते हैं देखिए, अपने को fx में f किससे किस में है, a से b में। तो a से अपन वैल्यू लेते हैं 1, तो अपन ने यहां पर वैल्यू ली g f1, और f1 की वैल्यू अपने को कितनी गिवन है, 4। अपन ने क्या मान लिया है, 1 मान लिया है। अब देखते हैं GOF का मान कितना आता है। अपन ने 1 मान लिया, तो f1 का मान कितना आ गया, 4, तो ये हो गया G4, और G4 का मान कितना है अपने पास, G4 का मान है 8, तो ये आ गया 1 और 8। इसी प्रकार दूसरा अपन देखें कि यदि अपन F का मान A से B में है, तो यहां से अपन ने लिया 2, जब अपन ने लिया तो अपने पास आया G, F2 का मान कितना है, 4 है, तो G4, और G4 का मान कितना आ गया, 8, तो यह आ गया 8। यानी अपन ने 2 लिया और अपने पास आया 8। इसी प्रकार यदि अपन मान ले G, F में मान लिया 3 मान लेने के बाद F3 का मान यदि अपन देखें तो F3 का मान है 5, और G5 का मान कितना हो गया, 9, तो अपने पास आ गया 3 और 9। तो जो अपना GOFX है वो क्या आ गया, 1, 8, 2, 8, 3 और 9। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपने पास फलन f है वो n से z में परिभाषित है, फलन g है वो z से q में है, fx का मान है 2x, gx का मान है x + 1/2। f o g और g o f अपने को ज्ञात करना है। तो इन दोनों को पहले जांच करते हैं, f o g और g o f को।
ये अपना संबंध है F और ये है G। यहां पर जो संबंध आएगा वो आएगा GOF। अब ये जब अपने पास संबंध आया तो F अपना किससे किस में परिभाषित है? F परिभाषित है N से Z में, और G किससे किस में है? Z से Q में। तो यहां देखिए जो N है वो इसका उपसमुच्चय है और Z है वो इसका उपसमुच्चय है, अर्थात GOF विद्यमान है। और GOF यदि विद्यमान है तो अपन ज्ञात करते हैं GOFX। G और यहां पर आ गया FX। ये G FX का मान कितना है अपने पास? FX का मान है 2x। FX का मान 2x है तो G के स्थान पर रखने पर अपने पास आया 2x + 1 डिवाइड बाई 2। इसी प्रकार अब अपन दूसरे की जांच करते हैं पहले कि F और G अपने को ज्ञात करना है। यदि अपने को F और G ज्ञात करना है तो अपन यहां पर लिखेंगे, पहला फलन अपने पास ये आएगा G और यहां पर आएगा F। जो G है वो किससे किस में परिभाषित है? Z से Q में। और जो F है वो किससे परिभाषित है? N से Z में। F परिभाषित है N से Z में। अब देखिए ये इसका उपसमुच्चय अपने को प्राप्त नहीं हो रहा है, और ये जब उपसमुच्चय प्राप्त नहीं हो रहा है तो अपन इसको कहेंगे कि जो अपना F और G है वो विद्यमान नहीं है। F और G विद्यमान नहीं है। तो इस प्रकार आपको F और G और GOF ज्ञात करने से पहले वेन डायग्राम से आपको चेक भी करना है कि ये विद्यमान है या नहीं है। तो ये था आपके प्रश्नावली 1.1 से संबंधित और कक्षा 11 से दोहरान से संबंधित कुछ क्वेश्चन और कुछ परिभाषाएं। इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो अपन ने अभी क्वेश्चन किए हैं तो आपकी प्रश्नावली 1.1 है, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन है, उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।